नमस्कार साथियों, एग्जाम्स वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम वर्ण विचार की कक्षा में वर्ण विचार की जो कक्षा है उसका भाग फर्स्ट में वर्ण किसे कहते हैं और व्याकरण के जो तीन अंग हैं वर्ण, शब्द और वाक्य, इन पर चर्चा कर चुके हैं। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। और इसमें हम व्याकरण के जो तीन अंग होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य, इन पर बात कर चुके हैं, इनकी परिभाषाओं को समझ चुके हैं। वर्ण किसे कहा जाता है, शब्द किसे कहा जाता है और वाक्य किसे कहा जाता है। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। दूसरा आता है शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को, वर्णों के वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार से हम व्याकरण की जो तीन अंग हैं इन पर विस्तृत बात कर चुके हैं, इनकी परिभाषाओं पर। अब इसके बाद में आता है कि ध्वनि, अर्थात भाषा की मौखिक इकाई या उच्चारित इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई जो है वो शब्द है। भाषा के अर्थ के आधार पर जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, शब्द है। और उसके बाद में भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में हमने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो पढ़ी थी वो 52 पढ़ी थी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है और हिंदी में वर्णों की संख्या 44। हिंदी में वर्णों की संख्या 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 और हिंदी में वर्णों की संख्या 44। इन पर हम बात कर चुके हैं। और वर्ण विचार किसे कहते हैं, अर्थात वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। इसके बाद में हमने वर्णों के प्रकारों पर बात की है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी वर्णों के दो प्रकार हैं। कितने हैं, वर्ण दो प्रकार के, वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के हमने पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने स्वर और दूसरा हमने पढ़ा था व्यंजन। स्वर और व्यंजन। आप स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहा जाता है, ये भी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनका स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से उच्चारण होता है वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिसमें किसी अन्य वर्णों की या स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और व्यंजन, व्यंजन वे हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अर्थात स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, बोले जाते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर हमने स्वर और स्वरों की संख्या जो पढ़ी थी वो 11 पढ़ी थी, अर्थात आ, आ, ए, ए, दीर्घी, ओ, दीर्घ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हमने किया था और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई,
उ, ए, आई, ओ, औ और इ। इस प्रकार से 11 स्वर है और इन 11 स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे, अर्थात स्वरों को किस प्रकार से कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो देखिए आगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण जो है हम 4 या 5 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे या 4 या 5 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो आधार लिया था हमने उच्चारण, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला जो आधार है हमारा वो है उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण जो कि हमने 3 प्रकार से किया था। 3 प्रकार से उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो कि हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। दूसरा जो आधार है वह है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर, के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ आकृति या ओष्ठ की आकृति के आधार पर या ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। तीसरा जो आधार है वह है जीभ की क्रियाशीलता, जीभ की क्रियाशीलता, जीभ की क्रियाशीलता या जीवा प्रयत्न के आधार पर या जीवा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, जीवा प्रयत्न के आधार पर या जीवा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है? 3 प्रकार। जीव की क्रियाशीलता के दें या जीवा प्रयत्न के आधार पर या जीवा स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है। जीव की क्रियाशीलता या जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। अगला चौथा जो आधार है वो है हमारा तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण वो हमारे पास तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। 4 प्रकार से होता है तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पांचवा जो आधार है हमारा वह उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर हम 7 से 8 प्रकार से पढ़ेंगे। 7-8 प्रकार से हम स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से मुख्य हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं तो 2 आधार हो रहे हैं। तो एक तो अनुनासिकता के आधार पर,
अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होगा। और सातवां और अंतिम जो आधार है हमारा, वह है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये हम पढ़ने वाले हैं दो आधार पर, दो प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण को सात आधारों पर बैठा है कि स्वरों को हम किस प्रकार से इन सात आधारों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और हर एक आधार में दो या तीन प्रकार के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला हमने लिया है उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से। दूसरा है ओष्ठ आकृति या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से। जीवा प्रयत्न या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सात या आठ प्रकार से हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और छठा अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से। और अंतिम जो है वो जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार। तो एक एक आधार लेंगे हम और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। एक एक आधार को लेकर सबसे पहले हमारा जो आधार है स्वरों के वर्गीकरण का, वो आता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है वर्गीकरण। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से होता है। देखिए उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है तीन प्रकार से। नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर दो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है क्लुप्त स्वर, क्लुप्त स्वर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर या मात्राओं के में लगने या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से पढ़ रहे हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर, इनके उपनाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है लघु स्वरों की संख्या कितनी है, लघु स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है और इसमें केवल एक मात्रा होती है, इसलिए यानी इनका इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या फिर कहते हैं हम छोटा स्वर, छोटा स्वर, या फिर इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। अर्थात यूं भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मूल स्वरों की जो संख्या है वो चार होती है। कितनी होती है? चार होती है। कितनी होती है? चार
होती है। दूसरा है दीर्घ स्वर, किसे कहेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से दोगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और इन्हें द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी इन्हें कहा जाता है। गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनमें इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। द्विमात्रिक स्वर, इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हें बड़ा स्वर भी कहते हैं, बड़ा। और इनकी संख्या होती है 7। हमारी हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी? 11। तो इसमें से 4 स्वर तो हमारे क्या है? ऋषु स्वर है, और 7 स्वर जो है वो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है, या द्विमात्रिक स्वर है। और इसमें भी जो है वह 4 स्वर ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। वो आगे हम देखने वाले हैं। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से 3 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 3 मात्रा, इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। इस प्रकार से उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें ऋषु स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, हम ऋषु स्वर अ, ए, ओ और री, ये 4 जो हैं वो हमारे क्या हैं? ऋषु स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। और इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। कितना? 1 मात्रा का समय, 1 मात्रा का समय लगता है। क्या कहते हैं? कम समय लगता है, कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। इनके अलावा बचे हुए जो सारे स्वर है वो दीर्घ स्वर है। देखो, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को क्या है? संधि स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या है 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि अ योग अ से मिलकर आ बना है, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि में काम में लिए जाते हैं। आ, ई, उ, तीनों जो स्वर समूह हैं वो दीर्घ संधि में हम पढ़ते हैं। ए और ओ गुण संधि में हम पढ़ते हैं, ए और ओ। और आई और औ हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि में। इन्हें वृद्धि संधि में हम पढ़ते हैं। और इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? ए, आई, ओ और औ। औ, ये 4 क्या है? संयुक्त स्वर है। अर्थात संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और दीर्घ स्वरों की संख्या ये हमारे पास है 7। संधि स्वरों की संख्या ये भी 7। और संयुक्त स्वरों की संख्या हमारे पास है 4। ए, यहाँ पर है ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। क्या है? ये संयुक्त स्वर है। तो इस प्रकार से हमारे पास
उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया। ऋषु स्वर या मूल स्वर या कह दें एक मात्रिक स्वर। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और इनकी कुल संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ये वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। और प्लस स्वर या त्रिमात्रिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से 3 गुना समय लगता है। अब हमारे पास कुल 11 स्वर है और 11 स्वर हमने ऋषु और दीर्घ स्वर में पढ़ लिया। अब इसके अलावा पुरुष स्वर अर्थात इन्हीं स्वरों के उच्चारण को अगर लंबा कर दें तो यही हमारे पुरुष स्वर में बदल जाते हैं। जैसे पुरुष स्वर का जो संकेत है वह है ओम। ओम। अब इसको हम अगर लंबा कर दे तो इसको हम उच्चारण करेंगे ओम इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप में पुरुष स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जो एक मात्रिक स्वर है उसकी मात्रा 1 होती है। एक मात्रिक जो स्वर है उसकी मात्रा 1 होती है। देखिए एक मात्रिक स्वर या ऋषु स्वर की मात्रा ऐसी होती है लघु, और दीर्घ स्वर जो है या गुरु स्वर है उसकी मात्रा ऐसे ऐसे के आकार की होती है, अग्र चिन्ह जैसा। और जो प्लुस स्वर है अगर यही किसी शब्द के पीछे ये अग्र चिन्ह लगा दिया जाए, ऐसे लगा दिया जाए, अब ये कितने भी हो सकते हैं प्लुस स्वर में, ये 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो इसे हम प्लुत की श्रेणी में ले लेते हैं। जैसे हमने कोई शब्द लिखा है मैया, अब मैया के पीछे ये हमने अवग्रह चिन्ह लगा दिया तो ये पुलुत में परिवर्तित हो गया और ऐसे हमने डॉट डॉट लगा दी। ये क्या है? किसमें बदल गया? पुरुष स्वर में बदल गया। अर्थात पुरुष स्वर कोई अलग से नहीं, यही 11 स्वर पुरुष स्वर में परिवर्तित हो जाती। यही 11 स्वर जो है पुरुष स्वर में बदल जाते हैं। जब इनका उच्चारण दीर्घ कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो यही पुरुष स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब अगला जो आधार है हमारा कोष्ठा आकृति के आधार पर, दूसरा जो आधार है, दूसरा जो बिंदु है हमारा स्वर के वर्गीकरण में वो है कोष्ठा आकृति के आधार पर। कोष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कोष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का, कोष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? कोष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। अर्थात जब इन वर्णों का उच्चारण करते तो ओष्ठ की आकृति किस प्रकार की हो जाती, और ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर, एक तो होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। अब देखिए यहाँ पर वृत्ताकार स्वर अर्थात वर्त के आकार का, अर्थात जब जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठों की स्थिति वृत्त के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? वृत्त, अर्थात गोलाकार हो जाती है। अर्थात पूरा गोल नहीं लेकिन गोलाकार हो जाती है, वे तो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो होठों की स्थिति है वो वृत्ताकार नहीं होती है, यानी नहीं का मतलब नहीं और वृत्ताकार का मतलब गोल या वर्त के आकार की, वर्त के आकार की नहीं होती है, वर्त के आकार नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार से हम पढ़ रहे हैं और इन्हें व्रतमुखी भी कहते हैं। वृत्तमुखी, दूसरा जो नाम है वृत्तमुखी, यानी मुख्य आकृति वृत्त के समान हो जाती है।
इसके समान हो जाती है, वृत्त के समान हो जाती, वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और इन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं, अवृत्तमुखी। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में होठों की जो आकृति या मुख की जो आकृति है वृत्त के समान नहीं होती है। अब देखिए इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं, वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं और अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं, देखते हैं। देखो उ, उ यानी ऋस्व, उ और दीर्घ उ, ओ और औ, ये चार स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती, उ, उ, ओ, औ। अब इसके बाद में जो शेष बचे हैं, इसके बाद में जो शेष बचे हैं 11 जो स्वर है वह अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी कहलाते, जैसे अ, आ, ई, ए, आई, ओ और औ और री स्वर। ये क्या है, अवृत्तमुखी स्वर, अर्थात इनके उच्चारण में होठों की स्थिति वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होती है, ये अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी स्वर जो है उनकी संख्या कितनी है, 4 है, उ, ओ, औ। और अवृत्तमुखी जो स्वर है उनकी संख्या क्या है, सॉरी यहाँ पर हमने ओ और औ ले लिया, ये नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है अवृत्तमुखी में क्या है, ये हमारे पास है अ, आ, ई, ए, आई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक री, कितने हैं, 7। ये क्या है, अवृत्तमुखी। ओ और औ को तो हम वृत्ताकार में ले चुके, अर्थात इनका तो जब उच्चारण करते हैं तो होठों की स्थिति क्या हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। इस प्रकार से वृत्ताकार स्वर वो जिनकी आकृति, जिनका उच्चारण करने पर होठों की स्थिति या आकृति गोलाकार हो जाती है, और अवृत्तमुखी स्वर वो जिनका उच्चारण करने पर होठों की स्थिति वृत्ताकार नहीं होती है, अवृत्तमुखी स्वर या अवर्तुलाकार स्वर कहलाते हैं। अब इसके बाद में अगला जो हमारा स्वरों के वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, और ये है तीसरा आधार, जीव की क्रियाशीलता। जीव की क्रियाशीलता, जीव की क्रियाशीलता या जीवा प्रयत्न के आधार पर, या जीवा प्रयत्न, जीवा प्रयत्न के आधार पर, जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तीन प्रकार से होता है, जीव की क्रियाशीलता या जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। देखिए आप, जीव की क्रियाशीलता और जीवा के आधार पर, जीवा प्रयत्न के आधार पर, जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 अग्रभाग, अग्रभाग। नंबर 2 मध्य भाग, मध्य भाग। और नंबर 3 पश्च भाग। ये 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं जीव की क्रियाशीलता, यानी जीव का कौन सा भाग क्रियाशील है, कौन सा भाग अक्रियाशील है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने जीवा प्रयत्न या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अग्रभाग क्रियाशील रहता है तो वो अग्रभाग से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं, मध्य भाग क्रियाशील रहता है तो मध्य भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं, और पश्च भाग अगर जीव का क्रियाशील रहता है
तो उपस्थ भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र भाग से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं, अग्र भाग से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं ए, 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 आई और री। मध्य भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण अ और आ, उ, ऊ, ओ और औ। ये तो देखिए 5 वर्ण अग्र भाग से उच्चरित होते हैं ई, ए, आई और री। और अ मध्य भाग से उच्चरित होता है आ और उ, ओ औ। ये पश्च भाग से उच्चरित होते हैं। अब इसको हम यूं समझ लें कि जो अ है वो क्या है, उदासीन स्वर है, और उदासीन स्वर होने के नाते ये क्या है, मध्य भाग से उच्चरित होता है। अर्थात जब भी अ की कोई मात्रा लगती है तो वह हलंत हट जाता है, अर्थात हलंत युक्त जो वर्ण है उसका हलंत हट जाता है, हलंत का लोप हो जाता है और उसमें अ स्वर मिल जाता है। तो वो अ क्या है, उदासीन स्वर है। तो अ को हम याद रखें तो बाकी जो है अ के बाद में मध्य भाग से उच्चरित होता है, एक को हम याद कर लें, मध्य भाग से उच्चरित होने वाला अ। तो जो इसके बाद में जो वर्ण आता है अ योग अ, अर्थात अ और योग अ बराबर क्या हो जाता आ, और आ क्या है, अ के बाद में अर्थात पश्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्णों में आ जाता आ। अब एक स्वर समूह हमने आ ले लिया, इसके बाद में एक नंबर एक जो स्वर समूह है हमारा ई, उसको हम पहले ले लेते हैं, और दूसरा जो स्वर समूह उसको हम पश्च भाग में ले लेते हैं। फिर एक स्वर समूह हम अग्र भाग में ले लेते हैं, और एक स्वर समूह जो है हमारा वो हम पश्च भाग में ले लेते हैं। तो ये पश्च भाग में इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं इनको। ये इनकी जो याद करने का तरीका है वो एक बार और हम देखते हैं। देखिए अग्र भाग से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से, और मध्य भाग अगर हम अ का ध्यान रखें, अ मध्य से उच्चरित होता है मध्य भाग से, तो पश्च भाग से अर्थात जिसमें भी अ के अलावा 3 आता है, अर्थात 3 से अंकित होने वाले जो वर्ण हैं आ, उ, दीर्घ उ और ओ और औ। इस प्रकार से ये 3 नंबर पर आ गई, अर्थात पश्च भाग जो है वो हमारा कितने नंबर का है, 3 नंबर का। और 3 जिसमें भी आते हैं, 3 से जो निश्चित होता है वो सब क्या है, आ उ ओ औ। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। और अग्र भाग यानी एक भाग, अब जैसे एक भाग है तो एक ई दोनों, ठीक। और आई एक मात्रिक, जैसे हमने पढ़ा था एक मात्रिक, तो ए और आई ये दोनों में एक को उच्चरित करते हैं और री शेष बचा री। इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं, यानी अ मध्य जो वर्ण है मध्य भाग से उच्चरित होने वाला उसे याद रखें, और उसके बाद में 3 हम जिसमें भी आते हैं उनको नीचे हम लिख दें। तीसरे नंबर पर आ उ ओ औ, और एक जिससे बनता है या एक की मात्रा जो है 31 एक मात्रिक, तो ये सारे वर्ण ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से हम जीव की क्रियाशीलता या जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। इसको यूं भी हम देख लें, ये अग्रभाग है और अग्रभाग, ये अग्रभाग, और ये दूसरा है मध्य भाग, और ये तीसरा है पश्च भाग। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल अ मध्य भाग का याद रखना है, क्या अ, ये अब इसके बाद में 3 नंबर पर आने वाले जैसे 3 किस किस में बनता, आ ओ ओ दीर्घ ओ और औ। अगर ये याद है तो बाकी शेष बचे हुए सारे कहाँ आ जाएंगे, अग्रभाग में। ए दीर्घ ई
आई, ए आई और बी। इस प्रकार से भी हम याद कर सकते। इस प्रकार से जीव की क्रियाशीलता या जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। चौथा जो आधार है हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्वरों का आधार है वर्गीकरण का, और ये है तालों की स्थिति के आधार पर। तालों की स्थिति के आधार, तालों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से हम पढ़ेंगे। तालों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो तालु की स्थिति है हम पहले देख लेते हैं। ये जो दंत होते हैं, जो दांत होते हैं, ये दंत जो होते हैं, इसके ऊपरी जो भाग है इसे हम कहते हैं मूर्धा। इसे हम क्या कहेंगे, जो कठोर भाग होता है इसे हम कहते हैं मूर्धा, या कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं ना, इसे हम कहते हैं मूर्धन्य। अब यहाँ पर इसके ऊपर से जो प्रारंभ होता है वो तालु होता है। क्या होता है? तालु। और यहाँ से लेकर मूर्धा से लेकर और यहाँ तक ये तालु होता है। क्या होता है? तालु। और यहाँ पर काकल होती है, काकल। और जीभ, ये जीभ होती है, ये जीभ। अब यहाँ पर तालु की स्थिति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तालु की स्थिति के आधार देखते हैं। नंबर 1 की जो स्थिति बनती है वो ये मूर्धा, और ये जीभ अगर अग्रभाग को स्पर्श करती है, पीछे वाला भाग खुला रहता है और अग्रभाग को स्पर्श बंद होता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं संवृत। क्या कहते हैं हम? संवृत। ये पहली स्थिति हमारी बनती है, यानी जहां मुख बंद है। यहाँ पर क्या है? मुख बंद है, क्योंकि जीवा यहाँ पर मूर्धा को स्पर्श कर रही है, उसने आगे वाला भाग क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यहाँ पर बंद की स्थिति है, और बंद वाली स्थिति को हम कहते हैं संवृत। दूसरी स्थिति बनती है यहाँ पर ये वाली। अब यहाँ पर क्या है? पीछे वाला भाग क्या है? बंद है। जीवा क्या है? लड़ जाती है। जैसे हम कोई भी, जैसे पानी पीते हैं और पानी को मुंह में रोक लेते हैं, तो वो क्या है? जीभ बीच में आ जाती है और यहाँ पर आकर इस स्थिति को क्या कर लेती है? इसको बंद कर लेती है और आगे वाला भाग खुला रहता है। तो इसे हम कहते हैं खुला भाग। क्या कहते हैं? मुख खुला, खुला मुख। मुख खुला या खुला मुख, तो इसे हम कहेंगे विवृत। क्या कहेंगे? विवृत। इसे हम क्या कहेंगे? विवृत। ये दो स्थितियां हमारे पास, दो नाम आए हमारे पास, एक तो संवृत और दूसरा विवृत। अब तीसरी जो स्थिति बनती है, तीसरी और चौथी स्थिति वो बनती है, ये हमारा तालु है और ये जीवा बीच में आके और दोनों ओर खुला रहता है और बीच में आके क्या कर लेती है? रोक लेती है। क्या कर लेती है? रोक लेती है। तो यहाँ पर क्या है? ये अर्ध खुला, आधा खुला, इसे क्या कहेंगे हम? आधा खुला, आधा खुला और आधा बंद। यहाँ पर क्या है? ये तो पहले वाला तो आधा बंद, आधा बंद, और ये बाद वाला जो है आधा खुला, आधा खुला। अब ये आधा बंद है, इसे कहेंगे हम अर्ध समृत, अर्ध समृत, और इसे कहेंगे अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। इस प्रकार से हमारे पास चार स्थितियां आई है। ये तीसरी है और ये चौथी। चार यहाँ पर नाम है समृत, और समृत का विलोम होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। यहाँ पर मुख बंद और यहाँ पर खुला। अब आधा बंद तो ये हो जाएगा अर्ध समृत, और आधा खुला तो ये हो जाएगा अर्ध विपरीत। ये चार प्रकार हम पढ़ते हैं तालु की स्थिति के आधार।
अब देखिए जो चार नाम है इनको हम इनके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। पहला है समृद्ध, पहला है समृद्ध स्वर। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। और चौथा है विवृत स्वर, विवृत विवृत स्वर। देखिए चार प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तालु की स्थिति के आधार पर समृद्ध स्वर यानी मुख बंद, अर्ध समृद्ध यानी आधा मुख बंद, अर्ध विवृत यानी आधा मुख खुला और विवृत यानी पूरा मुख खुला। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल मुख की जो स्थिति होगी वो क्या रहेगी, मुख बिल्कुल बंद रहेगा, मुख क्या रहेगा, बंद। यहाँ पर अर्ध समृद्ध में आधा बंद, आधा बंद। और यहाँ पर मुख की स्थिति रहेगी आधा खुला, आधा खुला। और यहाँ पर मुख की स्थिति रहेगी पूरा खुला, पूरा खुला, पूरा खुला। तो इस प्रकार से समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। अब इसमें कौन कौन से स्वर सम्मिलित किए गए हैं। देखिए समृद्ध स्वर ई और ई दीर्घ, और ऋसु ओ और दीर्घ उ और री। अब विवृत स्वर में सबसे पहले हम ले लें, अगर आ लें, आ क्या है, पूरा मुख खुला रहता है इसमें। विवृत स्वर में विवृत जो स्वर है यानी पूरा खुला, और आ का उच्चारण जब करते हैं तो मुख पूरा खुलता है। तो आ यहाँ पर हमने ले लिया। और इसके बाद में अर्ध विवृत यानी आधा खुला, तो आ में पूरा खुला है और आ योग बराबर क्या होता है आ। और आ में जब क्या है पूरा खुला हुआ है अर्थात ये विवृत है, तो आ क्या होगा, अर्ध विवृत होगा। क्या होगा, अर्ध विवृत होगा। अर्थात ये किसमें आ जाएगा, आ किसमें आ जाएगा, अर्थात अर्ध विवृत में आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर अर्ध समृद्ध, अर्थात ये मुख बंद में है और अयोग ई होता है अर्थात ए, और अयोग उ होता है ओ। तो एक स्वर समूह यहाँ पर है और एक यहाँ पर आ जाएगा आई और औ। इस प्रकार से समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। एक बार और देख लेते हैं वर्णों को। देखिए आप सबसे पहले जब पूरा मुख खुला रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, आप में क्या है पूरा मुख खुलता है यानी विवृत स्वर। अब इसके बाद में अर्ध विवृत, अर्थात अ योग ऐसे क्या बना है आ, और आ में पूरा मुख खुला है तो अ में आधा, अर्थात ये हो जाएगा अर्ध विवृत। ठीक, और सबसे पहले हम ले लेंगे ए और दीर्घी और ऊ और री। अब इसके बाद में अर्ध समृद्ध जो स्वर है उसमें आ जाएगा अयोग, इसे क्या बनता है ए, और अयोग उ बराबर ओ, यानी ए और ओ। यहाँ पर अर्ध अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे और एक स्वर समूह जो है अ
योग आई बराबर आई और अयोग औ बराबर औ, ये स्वर समूह आ जाएगा हमारे आर्ध विपरीत में। ओ ओ आई और औ। ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण किया है तालु की स्थिति के आधार पर। और तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत और विपरीत स्वर। अब इसको एक टेबल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए आप तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने जो पढ़ा उसको एक टेबल के माध्यम से। सबसे पहले हम लेते हैं समृद्ध स्वर। देखो अब सबसे पहले हम लेते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर नंबर 1। दूसरा है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध। तीसरा है अर्ध विपरीत और चौथा है विपरीत। विपरीत स्वर। विपरीत। अब देखिए ये हो जाएगा अग्रभाग और ये हो जाएगा मध्य भाग और ये हो जाएगा पश्च भाग। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था विविध स्वर जिसमें मुख पूरा खुलता है, लेकिन ये जीवा प्रयत्न के आधार पर कौन सा स्वर था? पश्च स्वर। इसको यहाँ हम लिख देंगे। ठीक, यहाँ हम इसे लिख देंगे आ। ये क्या हो जाएगा? आ। अब इसके बाद में हमने अ योग अ बराबर आ, अर्थात जब आ में पूरा मुख खुला हुआ तो अ में क्या है? आधा मुख खुलेगा अर्थात अर्ध विपरीत। लेकिन ये मध्य स्वर था इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया हमने। ए ए ए ए अग्रभाग से उच्चरित है और ए अग्रभाग से उच्चरित है और जो अग्रभाग से उच्चरित है ई और उ ए आई ए ए और आई ये क्या है? और यहाँ पर आ जाएगा उ उ दोनों और यहाँ पर रे स्वर भी आएगा क्योंकि रे भी क्या है? अग्रभाग से उच्चरित था और समृद्ध था। ए आई। अब बचे कौन से स्वर हैं? ए आई। अब यहाँ आ जाएगा ओ और औ। इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण है। अब देखिए अग्रभाग से हमने देखा था यहाँ पर अग्रभाग से जो है अग्रभाग से ए आई और रे अग्रभाग से उच्चरित है ए आई ए आई और रे। इनको हम देखते हैं टेबल में। देखो अग्रभाग ए आई और रे ये पांचों अग्रभाग से उच्चरित है। अब इसके बाद में मध्य भाग में अ और पश्च भाग में बाकी सारे बचे हुए आ रहे हैं। अब समृद्ध और अर्ध समृद्ध में हम देखते हैं समृद्ध में क्या है? ए उ और रे 5 स्वर। देखिए समृद्ध में ए उ और रे ये 5 स्वर हैं। उसके बाद में हमने जो लिया है अर्ध समृद्ध में ए और ओ और अर्ध विपरीत में ए आई ओ। अब देखिए ए और ओ अर्ध समृद्ध में और ए आई और औ और अ अर्ध विपरीत में और शेष बचा आ किस में आ गया? ये विपरीत में। इस प्रकार से हम सारणी के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं।
अब इसके बाद में ताल्लुक की स्थिति के आधार पर जो हमारा चौथा जो आधार है वो है जो ताल्लुक की स्थिति के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने पढ़ा था वो कौन सा आधार लिया था उसको हम देखते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में हमारा जो आधार था उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए पांचवा जो आधार है हमारा उच्चारण स्थान, पांचवा जो हमारा आधार होगा वो है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले है कंठे स्वर, कंठे स्वर यानी कंठ से उच्चारित होने वाले अ और आ, अ और आ। दूसरा है तालव्य स्वर जो तालु से उच्चारित होते हैं, जो तालु से उच्चारित होते हैं। तालव्य स्वर और ये है ए और ए। मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और मूर्धन्य स्वर में एक ही स्वर हमारे पास है री, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। अर्थात उच्चारण स्थान पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो अर्थात यहाँ पर अ और आ इनका कंठे उच्चारण स्थान है तालव्य ई और मूर्धन्य स्वर री। चौथा आता है ओष्ठ्य स्वर जिनका उच्चारण स्थान होठों से होता है, वो है हमारे पास ओ और दीर्घ ओ। पांचवा है एक एक तो कंठ तालु, कंठ तालु अर्थात एरितो का मतलब ये ऐसे है और ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्या है इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओदतो कंठोष्ठे, ओदतो कंठोष्ठे, ओ औ, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से, अर्थात इनके दो दो उच्चारण स्थान है। और क्यों है ये अभी हम देखेंगे। देखिए हमारे पास 11 स्वर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 का उच्चारण स्थान हमने यहाँ पर आ का कंठे है और ई तालव्य स्वर है, री मूर्धन्य स्वर है, उ वष्टि स्वर है, तो कंठ तालु अर्थात ये आई कंठ तालु और ओद तो कंठोष्ठे ओ औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते। अब इनके दो उच्चारण स्थान क्यों हैं दोनों, देखिए अ योग ई बराबर क्या होता है ए। अब देखिए यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है तालव्य है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंठ और तालु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है ए और आई बराबर यहाँ पर आई, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या आ का उच्चारण स्थान कंठ है और यहाँ पर एक का जो उच्चारण स्थान है तालु है। क्या है तालु। इस प्रकार से ऐ का जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु। उसी प्रकार से ओ औ अ यो उ बराबर ओ, यहाँ पर अ का जो उच्चारण स्थान है कंठ है और उ का ओष्ठ, तो यहाँ पर इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ ओ औ का कंठोष्ठ। इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हमने 6 प्रकार से यहाँ पर पढ़ा। अब इसके बाद में आता है अगला आधार, जो छठा आधार है हमारा वह है अनुनासिकता के आधार पर।
अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, दो प्रकार से होता है स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार। नंबर एक, निरनुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, और दूसरा होता है अनुनासिक, अनुनासिक। निर्नुनासिक अर्थात जिनमें अनुस्वार नहीं लगा रहता, अर्थात अनुस्वार, निर्नुनासिक का मतलब क्या, अनुस्वार अर्थात अनुस्वार जो है हमारा, ये अनुस्वार जो है और एक विसर्ग, इन अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है, अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। अब ये हिंदी में क्या है, अयोगवाह ध्वनियां इन्हें कहते हैं। अब ये क्या है, तत्सम रूप है, और इसका हिंदी में जो रूपांतरण हुआ तद्भव रूप हुआ, अनुस्वार के रूप में हुआ। अर्थात जैसे आ है और इसके ऊपर ये चंद्रबिंदु लगा है, तो ये क्या होगा, अनुनासिक स्वर है। क्या है, अनुनासिक। और जिन पर नहीं लगा है वो निनुनासिक स्वर होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं निनुनासिक स्वर कैसे, जैसे आ, आ, ए, ओ आदि। अब इन पर अब हम, ये क्या है निनुनासिक है, और इन पर अनुस्वार लगा देते हैं, अ, आ, ए, ओ, इन पर चंद्रबिंदु लगा देते हैं, तो ये क्या है, अनुनासिक में बदल जाते हैं, अनुनासिक में बदल जाते। इस प्रकार से अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से, निर्नुनासिक, सभी 11 स्वर अगर इन पर चंद्रबिंदु नहीं लगाया जाए तो ये निर्नुनासिक में आएंगे। निर्नुनासिक, अनुनासिक अर्थात जिन पर चंद्रबिंदु नहीं लगा होता, और अनुनासिक जिन पर चंद्रबिंदु लगा, ये अनुनासिक कहलाएंगे। अब इसके बाद में अगला और अंतिम जो आधार है स्वरों के वर्गीकरण का, वो है हमारा 7वां, और ये है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और ये भी दो प्रकार से होता है। नंबर एक, सजातीय स्वर, और नंबर दो, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर अर्थात समान जाति के स्वर, समान जाति के या समान जाति से निर्मित होने वाले जो स्वर, समान जाति के स्वर। विदेश यानी विदेश यानी भिन्न जातियों के स्वर, असमान जातियों के, असमान जाति के स्वर, असमान जाति के स्वर। देखिए, आप समान जाति के स्वर कौन कौन से, जैसे आ, समान जाति के ए, ओ, ये समान जाति के स्वर हैं, जबकि आ, ई, उ और बाकी क्या है, असमान जाति के स्वर, अर्थात भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर ये बने हैं। ये क्या है, असमान जाति के स्वर, अर्थात दीर्घ स्वर संधि में जो 3 स्वर समूह हम पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि में जो 3 स्वर समूह आ, ई और उ, ये क्या है, समान जाति के हैं, और समान जाति के जहाँ स्वर होते हैं वो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर संधि में जो पढ़ते हैं हम स्वर समूह, वो क्या है, समान जाति के स्वर। और असमान जाति के स्वर अर्थात जो ए, आई,
ये दोनों हम गुण संधि में पढ़ते हैं। और वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, असमान स्वर समूह वहां पर प्रयुक्त होते हैं और वो विजातीय या समान जाति के स्वर या विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में जो अगला हमारा बिंदु आता है वह वर्ण का दूसरा प्रकार, और वो है हमारा व्यंजन, और इसको हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन का वर्गीकरण, तो ये अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।